नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ेंगे खबरों की तरफ। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है और बघेल ने विपक्ष पर विदेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाने और लोकतंत्र को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मानसून सत्र को भी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के लिए दांव पर लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के भाजपा पर वोट और सत्ता चोरी वाले बयान पर जवाब देते हुए बघेल ने स्पष्ट किया है कि भाजपा ने न वोट चोरी की है और न ही सत्ता। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है, जो जन विश्वास और लोकतंत्र की सच्ची जीत का प्रतीक है। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में एक आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह परेड का मान प्रमाण ग्रहण किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु डिप्टी जेलर और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के प्रशिक्षु जेल वार्डर शामिल हुए हैं। दीक्षांत समारोह परेड में प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, परेड प्रदर्शन और प्रशिक्षण से अर्जित दक्षताओं का प्रदर्शन किया है। मंत्री चौहान ने प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे समाज और कारागार प्रशासन की सेवा में नई ऊर्जा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। हमारे जो बच्चे जो यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और आपने देखा कि कितना पुराना 10 अगस्त 1940 का स्थापित ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो है कारागार प्रशिक्षण जो संस्थान, यह केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया का पहला ये संस्थान रहा है, जहाँ दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर आते रहे, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। और आपने देखा होगा अपने आँख के सामने, आपने अपने कैमरे में कैद भी किया होगा, इसको हम ट्राई भी नहीं जा सकता है, किस तरीके से हमारे विभाग के डीजी ईसा मीना साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के जो प्रशिक्षण के डायरेक्टर जी रामधनी जी और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से यहाँ के जो उस्ताद उनको सिखाने का काम करते हैं, रात दिन मिल करके पसीना निकलवाने का काम करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया है कि इस तरीके से सभी कदम ताल को आपने देखा कि कोई भी एक साथ जैसे प्रयागराज के स्टेनली रोड से मलाक हरहर तक गंगा में 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है और पुल में सेगमेंट लगाने का कार्य पिछले कुछ महीनों से किया जा रहा है। शाम को सेगमेंट से लदा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर गंगा में पलट गया है। ट्रेलर के साथ 200 टन का सेगमेंट गंगा में समा चुका है। क्रेन लगाकर ट्रेलर को बाहर निकाला गया है और कुछ घंटे में उसको निकाल लिया गया है, लेकिन सेगमेंट अभी डूबा हुआ है। हादसे के कारण किसी को चोट नहीं आई है और पुल के निर्माण कार्य में लगी एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी किसी तरीके से ट्रेलर को सीधा करके क्रेन के जरिए बाहर निकाल चुके हैं। ट्रेलर पलटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और हालांकि इस प्रसारित वीडियो की सत्यता की एपीएन पुष्टि नहीं करता है। आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी बना रही है 6 लेन का पुल। एसपी सिंगला कंपनी करा रही है पुल का निर्माण और एसपी सिंगला कंपनी के जरिए किया जा रहा है 6 लेन ब्रिज का निर्माण। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने आपको समझा रहे हैं हम। प्रयागराज के मलाक हरहर से लाला लाजपत राय मार्ग तक ये पुल बन रहा है। 9.90 किलोमीटर लंबाई का 6 लेन पुल ये बनेगा और इस 6 लेन पुल की लागत 1948.25 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। 6 लेन पुल का निर्माण कार्य फरवरी 2021 में शुरू हुआ था और 6 लेन पुल महाकुंभ 2025 से पहले फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्माण कार्य में देरी के चलते पुल का निर्माण कर रही सिंगला कंपनी ने
मोहलत मांगी थी। मंत्रालय ने फरवरी 2025 तक इसे पूरा करने की मोहलत दी थी, लेकिन अब तक पुल का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। बारिश से पहले दूसरी बार निर्माण की समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी 6 लेन पुल का निर्माण करा रही है। आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी है जो कि ये 6 लेन पुल का निर्माण करा रही है। आगरा में नकली दवाओं के सिंडिकेट में धरपकड़ में लगी एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम द्वारा पड़ताल लगातार जारी है। मां मेडिकल के बाद 5वें दिन टीम ने मोती कटरा स्थित राधे मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर करोड़ों रुपए की दवाएं रखी मिली हैं। बिल आदि के लिए टीम ने मालिक से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन नंबर बंद पाया गया। देर रात तक दवाओं के सैंपल लिए गए और एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने आगरा कैंट से लेकर आए 87 लाख की दवाओं से भरे टेम्पो को पकड़ा था। जांच में दवाएं नकली मिली थी। पुष्टि होने पर हिमा मेडिकल एजेंसी के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने कार्यवाही रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। मामले में हिमांशु अग्रवाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा जा चुका है। नकली दवाओं के मामले में 6 लोगों को खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। और सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि नकली और बिना बिल की दवाओं के भंडारण की शिकायतें प्राप्त हुई थी और जांच के लिए टीम भी वहां पर पहुंची थी। आपको बता दें कि एजेंसी के मालिक दीपक सिंघल को फ़ोन किया गया, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा था और पहली मंजिल पर भारी मात्रा में ये दवाएं बरामद की गई हैं। गोदाम में कई कार्टन और रैक में दवाएं रखी हुई मिली थी। वहीं दूसरी मंजिल पर भी गोदाम में कई कार्टन में दवाएं मिली हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। दवाओं के सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया गया है। सुल्तानपुर में गणेश चतुर्थी पर शहर भर में लगभग 100 से अधिक पूजा पंडाल सजाए गए हैं। पूजा पंडालों और घर में मूर्ति स्थापित कर लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की है। गणेश पूजा समिति कुड़वार नाका मिलन मैरिज लॉन पर लगभग 10 सालों से गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और भक्त विजय कुमार वर्मा गोमती बिल्डर का कहना है कि ये पूरे 11 दिनों तक बप्पा की कृपा से भंडारा और इसके अलावा महाआरती का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है। शहर के विभिन्न स्थानों पर झांसी कार्यक्रम और जागरण, विशाल भंडारा, महाआरती के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। ये महोत्सव शहर सहित ग्रामीण अंचलों में श्रद्धालु अगले 10 दिनों तक घरों और पंडालों में गजानन की पूजा अर्चना करेंगे और अनंत चतुर्दशी बप्पा की विदाई की जाएगी। उस मुहूर्त पर बप्पा की विदाई होगी। महिला ने पुलिस कर्मियों पर धक्का देने से नाराज पेट में नवजात बच्चे की मौत का आरोप लगाया है और यहां पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटाया था। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों की कब्जा करने वाली महिलाओं से नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई थी। फिलहाल महिला कलेक्ट्रेट में बैठी रही, लेकिन उससे कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। घटना कांट थाना क्षेत्र के अरकरा रसूलपुर गांव के बाहर की है, जहां पर पिछले कई सालों से कुछ लोग झोपड़ी डालकर रह रहे थे और राजस्व और पुलिस की टीम बुलडोजर के जरिए यहां कर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान झोपड़ी में रह रही महिलाएं अपने सामान और बच्चों को लेकर कुछ वक्त देने की गुहार लगाती रहीं और महिलाओं का आरोप है कि इस दौरान महिला को पुलिस कर्मियों ने रवीना नाम की महिला को धक्का दे दिया है, जिससे गर्भवती रवीना के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। देर रात उसे मृत बच्चा पैदा हुआ है और मृत बच्चे को लेकर रवीना और आसपास की दूसरी महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची और महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगी। मृत बच्चे को लेकर काफी देर तक महिला बैठी रही, लेकिन उसकी कहीं कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। महिला और उसके परिवार की मांग है कि बच्चे की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
ग्रेटर नोएडा में निक्की के घर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला। परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की है। दोषियों को सजा दी जाए इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, वहां ऐसी घटना होना घटनाओं को बढ़ावा देना होता है। मेरठ में भी केस हुआ था और उसके बाद लगातार ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ये घटनाएं यहीं थम जाएं क्यों घरेलू हिंसा के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हम महिला आयोग में हैं, हमारे पास 250 से लेकर 300 केस हर रोज आते हैं जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। दहेज मांगने की क्यों आज भी ये प्रथा नहीं रुक रही है? लड़कियों के साथ मारपीट की जा रही है। हमारी कमिश्नर से भी बात हुई है, इसमें जांच चल रही है, सभी दोषियों पर कार्यवाही की जा रही है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन भोपतपुर गांव में बिजली के खंभे से टकरा चुकी है और इससे कई बच्चों को हल्की चोटें भी आई है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, वहीं सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वैन की टक्कर से मंदिर की दीवार भी टूट चुकी है। पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया है। जिस घर में मंदिर बना है उसके मालिक ने चालक के खिलाफ तहरीर दी है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव परेवा अनूप के 7 और पैनिया रामकिशन के 3 बच्चों को लेकर निजी वैन चालक बरखेड़ा के रेनबो स्कूल जा रहा था। गांव भोपतपुर के अंदर मुख्य मार्ग पर वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। सड़क किनारे बने हुए मंदिर को दीवार भी टूट गई है और हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई है। ग्रामीणों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला है। तस्वीरें आपके सामने। बढ़ेंगे खबरों की तरफ। लखनऊ के वजीरगंज स्थित रिफाई क्लब में दल बल के साथ पहुंची एलडीए की टीम ने विरोध के बीच अवैध कब्जे खाली कराए हैं। इस दौरान सड़क किनारे झुग्गी और टीन शेड डालकर बनाई गई अवैध दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब रिफाई आम क्लब के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनवाकर परिसर को सुरक्षित किया जाएगा। क्लब में सिविल, हॉर्टिकल्चर व लाइटिंग आदि के विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिसके बाद शहरवासी यहां मैरिज हॉल, कैफेटेरिया आदि की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और एलडीए के मुताबिक 2,18,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित रिफाई आम क्लब नजूल संपत्ति है। वर्ष 1886 में क्लब को 99 साल की लीज पर आवंटित किया गया था और वर्ष 1985 में लीज अवधि समाप्त होने पर इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया गया था। क्लब काफ़ी पुराना है और वर्तमान में भवन का काफ़ी हिस्सा जर्जर हो चुका है। पूर्व में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा क्लब का निरीक्षण करके अवैध कब्जों को खाली कराकर विकास कार्यों के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे। आपको बता दें कि लखनऊ में अब रिफाई एक क्लब के आसपास की जगह को खाली कराया गया है। प्रयागराज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गंगा पार के फूलपुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा के रहने वाले बदमाश रमेश सरोज के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश अभी मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती किया गया है और इन बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी शिवशंकर सोनी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपित प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा का रहने वाला रमेश सरोज है। 24 अगस्त को 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर जिले में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक कारोबारी ने अपने 4 माह के बेटे को पहले जहरीला पदार्थ खिलाया और बाद में स्वयं पत्नी समेत पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि थाना रोजा के एक कॉलोनी में रहने वाले हैं और डलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवानी 28
वर्ष की थीं और 4 साल के बेटे फतेह को शव आज सभी का बरामद कर लिया गया है और सभी के शव अलग अलग कमरों में मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दंपत्ति ने रात में किसी समय घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि नीचे के मंजिल पर रह रहे उनके परिवार के लोगों को आज सुबह घटना की जानकारी मिली है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे अलग अलग लोगों का काफ़ी कर्ज था और उसकी आमदनी नहीं हो पा रही थी। ऐसे वो मानसिक रूप से परेशान होने के कारण परिवार समेत आत्महत्या कर रहा है। सुसाइड नोट में उसने कहा है कि मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया है और परिजनों से उसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने उसका साथ दिया और इसलिए परिजनों को संबंधित करके लिखा है कि हमारी कार और मकान बेचकर कर्ज को निपटा दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। थाना रौजा क्षेत्र के दुर्गा इनक्लेव में आर्थिक तंगी के कारण पति पत्नी ने बच्चे को जहर देकर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और जो जानकारी मिल रही है, सूदखोरों से परेशान थे दंपति शाहजहांपुर में। इससे पहले भी सूदखोरों से परेशान होकर दंपतियों ने आत्महत्या की है, परिवार सहित आत्महत्या की है। तो सूदखोरों पर लगाम नहीं रुक पा रही है, लगाम नहीं लग पा रही है और बेलगाम है शाहजहांपुर में सूदखोर। जहां जबकि हालांकि जो बैंक है तो बैंक लोगों को बगैर ब्याज के ऋण दे रही है, इसके बावजूद भी लोग बैंक की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। और जो सूदखोर हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका जो सूद होता है, ब्याज होता है, बहुत ज्यादा ब्याज होता है, जिसको लौटा पाना संभव नहीं होता है। और बेचारे किसी तरह से वो जब परेशान हो जाते हैं, जब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो आत्महत्या करते हैं। जबकि ये आत्महत्या करना गलत है, अपराध है, नहीं करना चाहिए। उनके लिए जीवन से संघर्ष करना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक जी का, राजेश द्विवेदी जी का कहना है कि जो तथ्य मिले हैं, सुसाइड नोट मिला है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखने की बात यह है कि क्या कार्रवाई होगी और इस तरह से क्या लगाम लग पाएगी इन सूदखोरों पर। हालांकि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और लोग जो सूदखोरों से परेशान हैं और परिवार सहित आत्महत्या कर रहे हैं। क्या इसी तरह की घटनाएं और होती रहेंगी या सूदखोरों पर लगाम लग पाएगी? नरेंद्र शर्मा, एपीएन न्यूज, शाहजहांपुर। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में उड़ान शुरू होने में आ रही सभी बाधाओं को अब दूर किया जा चुका है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट परिसर में पड़ने वाले 8 मकानों को लेकर मकान मालिकों ने हाई कोर्ट में वाद दाखिल किया था। हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर प्रशासन के पक्ष में सुनवाई हुई है। इसके बाद प्रशासन ने मकान मालिकों को मकान खाली करने के लिए 48 से 72 घंटों का समय दिया था। समय पूरा होते ही कसिया तहसील प्रशासन ने एयरपोर्ट परिसर में पड़ रहे मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और करीब 6 घंटे तक चले इस ध्वस्तीकरण के बाद अब सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। वहीं आदेश मिलते ही मकान मालिकों ने खुद ही अपने मकान खाली कर दिए हैं और मकान खाली करते वक्त उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन एयरपोर्ट संचालन की उम्मीद ने दिल को तसल्ली दे दी है। हालांकि कुछ लोगों ने प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। बता दें कि ILS का लाइसेंस मिलने के बाद ये मकान ही सबसे बड़ी बाधा बने थे और जिला प्रशासन की सक्रियता से अब अंतिम बाधा भी दूर हो चुकी है। अब शीघ्र ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू की जाएंगी और इससे महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली सीधे देश और विदेश से जुड़ जाएगी। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण फैक्ट्री चलाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है और जिले में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर छांगुर बाबा गैंग की यादें ताज़ा कर दी है। पुलिस ने गुप्तचर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था। इस गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे भुता क्षेत्र निवासी अभियुक्तों के पास से धार्मिक धर्म से संबंधित पुस्तकें और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के अचौली गांव में एक युवक ने गांव के ही
3 लोगों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनको इलाज के लिए अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले कैलाश पांडे दबंग किस्म का व्यक्ति था, वही नशे का आदी भी है और जिस कारण उसने गांव के 3 लोगों के ऊपर हमला कर डाला है, जिसमें केशपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और बाकी 2 लोग गंभीर रूप से अभी घायल हैं और घायल होने पर उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश पुलिस अभी कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के भिलावा में एक युवक आज सुबह यमुना नदी में आई बाढ़ देखने गया था। तभी नदी के किनारे तेज बहाव होने के कारण कटान हो रही थी और मिट्टी की कगार पे पैर फिसलने के कारण युवक तेज बहाव में चल रही यमुना नदी की बाढ़ में बह गया। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों और परिजनों युवक को निकालने में नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर उसकी मौत पहले से ही हो चुकी थी और स्थानीय लोगों ने युवक के शव को यमुना नदी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने बताया कि युवक घर से यमुना नदी में आई बाढ़ को देखने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वो यमुना नदी में बह गया, जिससे ये हादसा हुआ है। अचानक हुए इस हादसे में परिजनों को दिल दहला दिया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तीज के दिन पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। पत्नी ने अपने पति को जहर पिला दिया और पीड़ित की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करारी थाना क्षेत्र के पवारा गांव में तीज के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने मामूली विवाद में अपने पति को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। पीड़ित की पहचान 34 वर्षीय मुकेश पुत्र दुखराम के रूप में की जा रही है और पीड़ित मुकेश का कहना है कि पत्नी से कहा सुनी के बाद उसने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पहले मुकेश को मंझनपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।